उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूँ मायरा और आज हमारे साथ है प्रधान पद के प्रत्याशी इफ्तिखार सर। हम जानते हैं उनसे कुछ सवाल। सर आदाब। मैम नमस्कार। सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता ने आपको आगे लाने का प्रयास किया है, क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं जो कि आपको आगे लाने का प्रयास है? मैम सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। थैंक यू सर। आप हम जैसे युवाओं के जो युवा कैंडिडेट हैं जो अपने क्षेत्र की आवाज़ बन रहे हैं और अपने क्षेत्र की वो पीड़ा जो काफ़ी दशक से चले आ रही है जी, उसे लोगों तक पहुंचाने की और उन पीड़ाओं को दूर करने के लिए हमने ये प्रधानी का कदम उठाया है। प्रधानी का कदम और आप लोगों का दूसरी बार फिर धन्यवाद। आप लोग कम से कम हमारे पास आए और हमारी बात को पूरे क्षेत्र में ना कि सिसमबाड़ा में हमें इतना आश्वासन है कि ये आवाज़ पूरे पचपादून पूरे देहरादून में जाए। तो सर जिस तरह से जनता ने आपको आगे लाने के लिए प्रयास किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी जनता के लिए क्षेत्र में किस तरह के विकास के कार्य करेंगे? मैम पिछले कई दशकों से हम भी देखते आ रहे हैं, हम भी बहुत सारे इलेक्शन में साथ जुड़े भी, इलेक्शन में लोगों के साथ में हमने इलेक्शन में जुड़ करके लोगों को प्रधान बनवाया भी है, मेहनत भी की है। पर हमेशा से पिछले जो प्रधान लोग गए हैं उनके साथ हमेशा से ये आश्वासन रहा है कि यार इस बार विकास होगा और विकास होगा बस ये चलते आ रहा है। किस रूप में विकास होगा, किस तरीके से विकास होगा, आज तक इस विषय पे किसी ने कोई बात नहीं की। अभी भी इलेक्शन हो रहा है क्षेत्र में, अभी भी ये हल्ला बोल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन किसी भी व्यक्ति चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर ये कह सकते हो चाहे वोट डालने वाला व्यक्ति हो, उसकी भी जुबान पे यही है कि इलेक्शन हारेगा कौन, जीतेगा कौन, कार्य के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा। और जबकि पंचायती राज एक्ट के अंदर इतने सारे वर्क है ना, प्रधान को फुर्सत ही ना मिले। हम तो ये कहते हैं कि जब आप इलेक्शन जीत के आओ राजा ना बनो। आप राजा बनने के लिए इलेक्शन नहीं, आप सरपंच नाम दिया गया है ना कि आप सरपंच संभालने के लिए हो। आप सर्वेंट हो, पब्लिक के सर्वेंट हो, तो आपका हक बनता है आप जिस दायित्व को आपको मिला है वो दायित्व सही तरीके से संपूर्ण तरीके से उन 5 साल चलाया जाए। एक साइकिल हो पाइपलाइन बनाई जाए कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। अब हम इलेक्शन पिछली बार 2019 में हमने तब भी मुद्दे उठाए थे बहुत सारे, और अभी भी हम अपने उन मुद्दों पे अटके हुए हैं। तो सर क्या अहम मुद्दा रहेगा जो कि आप आगे कदम उठाएंगे? सबसे पहले अगर इंशाअल्लाह हम जीतते हैं, सबसे पहले ये देखा जाएगा पहली इकाई क्या है पंचायत की। अब उस इकाई के ऊपर फोकस किया जाएगा। और वो पहली इकाई लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी को यही नहीं मालूम है कि पंचायत में जब हम इलेक्शन लड़ने खड़े हो रहे हैं वो पहली इकाई क्या होती है जीतने के बाद काम करने की। सबसे पहली इकाई है आप अपने लोगों को इकट्ठा करें, पहले एक खुली बैठक आवंटित करें, पहले एक पाइपलाइन बनाई जाए। ये देखा जाए कि भाई हम आने वाली जो नेक्स्ट 3 महीने के बाद जो खुली बैठक होगी उसके दरमियान उन 90 दिनों में किस तरीके के कार्य किए जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट है, सपोज करो हमारे बहुत से एरिया में आप जनता से भी इस बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर आप ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर का रोल क्या है। वार्ड मेंबर का ये रोल ये नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के आप आगे जाओ, वो रोल भी तो समझ में आना चाहिए। बीडीसी चुना गया है, बीडीसी का रोल क्या है पंचायत के अंदर, प्रधान पद पे प्रधान उम्मीदवार आया है उसका क्या रोल है। तो हमारा सबसे पहला, जैसे ही हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतते हैं 15 अगस्त को इंशाल्लाह सबसे पहले हमारे यहाँ खुली बैठक होगी जिसमें पूरे एरिया के सिसमबाड़ा की जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वोटर हैं, हमारी कोशिश रहेगी उन सबको वहाँ इनवाइट किया जाए। और इनवाइट करके सबसे पहले हमने खुली बैठक में ये देखना है लोगों के बीच और प्रधान के बीच एक पारदर्शिता मीन्स कि जो स्कीम आ रही है ऊपर से, कोई भी योजना आ रही है, कोई भी बजट आता है, किसी भी विभाग से आ रहा है, लोगों को ये होना चाहिए कि यार ये बजट लगना कहाँ है, कितने लाख रुपए आया है, कहाँ लगा है, कितना लगा है। सपोज करो छोटी सी बात है, मैं एक रोड बनवा रहा हूँ, रोड में हमारी कितनी डस्ट में पैसा गया है, कितना बजरी में लगा है, कितना सीमेंट में लगा है, कितना बनाने वाले ठेकेदार के पास गया है। और ये पारदर्शिता इसलिए भी होना जरूरी है, बहुत समय से चली आ रही कि यहाँ के जो लोकल प्रधान हैं कि यार लोग गाली देते हैं पीठ पीछे। हमने कहा यार गाली देने का मुद्दा क्यों है। गाली आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मुद्दों की बात की है, बात में हमारे साथ में एक ये समस्या हमने सर्वे किया तो ये नजर आई है कि स्वच्छता
सबसे बड़ी यहाँ पर जिस तरह से बरसात है, नगर निगम से जो यहाँ पे जो कूड़े की गाड़ियाँ जाती हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या लगता है आपको किस तरह से आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे? मैं तो ये तो होगी एक छोटी सी इलेक्शन की बात है। मैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ जी। जिस तरीके से हर अपनी अच्छी बुरी चीज़ का हर कोई जिम्मेदार है। सपोज करो मैं मार्केट से कोई सामान लेके आता हूँ खरीद के, उसका जो अच्छा खाने का सामान है उसकी जिम्मेदारी मैंने खा ली, पैसा लगाया मैंने खा ली, लेकिन जो उसका कूड़ा है हर किसी की उसकी खुद की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब पूरे देहरादून का शीशमबाड़ा के अंदर कूड़ा आ रहा है, क्या शीशमबाड़ा उसका जिम्मेदार है? यहाँ पे बीमारी टाइफाइड, आप डॉक्टर साहब की रिपोर्ट देख सकते हैं जाकर के, टाइफाइड कितना फैला है, डेंगू बहुत ज्यादा हो गया हमारे यहाँ पे। और बदबू, क्या आप सरकार से अपील इसमें करना चाहेंगे कि क्या मुद्दे उठाना चाहेंगे इसमें? मैं तो सरकार से स्पेशल कूड़ादान के लिए, हाँ अगर हमारे यहाँ कोई कूड़ा हो रहा है, ये पछवादून एरिया अपने कूड़े का खुद जिम्मेदार होगा। जब अपनी हर अच्छी चीज का ये जिम्मेदार है, यहाँ होने वाला कूड़ा चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो जैसा भी कूड़ा हो, चाहे वो प्लास्टिक वाला हो, चाहे वो ऐसा कूड़ा हो जिसकी हमें खाद बनाई जाए, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। पर लेकिन बाहर का जो पूरे देहरादून का कूड़ा डाला गया है, ये इंसाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम जहाँ जिस जगह से कूड़ा निकल रहा है आप रिसाइकल बनाइए, वहाँ पर कुछ ऐसे डस्टबिन बनाइए, कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाइए ताकि वहीं पे कूड़ा वहीं पे यूज हो। और ये खाली सरकार के दायित्व नहीं है कि सरकार ही इस काम को करेगी, ये वहाँ के रहने वाले लोगों का भी दायित्व बनता है कि अपने कूड़े की जिम्मेदारी अपने आप ले, स्वयं किसी और को थोपा ना जाए। पिछले जब से कूड़ादान हमारे यहाँ लगा है तब से लेके अब तक हर बार लोग आवाज उठा रहे हैं और इतनी बदबू है ना यहाँ पे, हमें मालूम है हम यहाँ पे कैसे, अब यहाँ के लोग आसपास के लोग इसके 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे हैं वो अपना राह गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। अब उनके लिए कोई आवाज ही नहीं है कि कौन उनके लिए आवाज उठाएगा। सरसरी बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही, मौजूदा सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, तो इन विषयों पे सोचना पड़ेगा। ये आने वाले समय में इन फ्यूचर हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उस जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, और जो पर्यावरण को ना धीरे धीरे दूषित कर रहे हैं। अब आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में इतना बड़ा कूड़ा लगा रखा उन्होंने, वहाँ का लोग वहाँ पानी नहीं पी सकते लोग। हमारे यहाँ का पानी जो कोई पीता था ना, बाहर का आने वाले व्यक्ति ये कह रहा था कि यहाँ का पानी बहुत स्वच्छ है, लेकिन आज की तारीख में आप हमारे यहाँ के पानी की जाँच करा लो। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक युवा हैं, अपने युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, इस पे क्या सख्त कदम उठाएंगे अगर आप चुन के आते हैं तो? मेरी सबसे पहली तो यही रहेगी कि पहले जो लोग जो नशे में लिप्त हो चुके हैं लोग, और जो अभी न्यू पौध है, हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी कोशिश रहेगी उस न्यू जनरेशन के लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाने, जैसे खेल के लिए मैदान तो यहाँ खैर बहुत अनपॉसिबल चीज़ है मैदान बनाना, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम कहीं पे जाके मैदान बना दें। पर हम मैदान ना बना पाए, बच्चों के लिए ऐसे स्किल्स के ये रास्ते खोलने हैं। जैसे एक क्लब बना दिया हमने, वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह सिखाया जाए, या फिर खो खो, जो ओलंपिक में जो खेल होते हैं ना, हम अपने युवाओं के लिए, अपने जो आने वाली जनरेशन है, छोटी पौध है, उसके लिए कोई ऐसी सुविधा स्टार्ट करेंगे, उनके लिए कोचेस भी बुलाए जाएँ। जब हमारे पास एक ऐसी जगह होगी, सपोज करो वो छोटा सा ही ग्राउंड है, और उस छोटे से ग्राउंड में अगर हम क्रिकेट का ना खिला सके, पर कुछ ऐसे खेल तो खिला सके अपने युवा बच्चों को, हम उन्हें डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर जब बच्चा स्कूल से आ रहा है ना, उसका खेलने का मन भी होता है, वो खेलने के लिए बाहर निकलता है, तो उसे उन्हें लगना चाहिए कि यार हमारे लिए ना स्पेशल जगह हो खेलने की, जहाँ उन्हें किट भी मिले प्रॉपर। अगर कोई रेस वाला है, रेस की तैयारी कर रहा है, कोई लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा है, कोई भाला फेंक की चाहिए, कोई चक्का फेंक की तैयारी कर रहा है, ये जितने भी ओलंपिक खेल के पार्ट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे, अगर कोशिश कर रहे हैं बड़ा ग्राउंड हो, जहाँ पे रेसिंग ट्रैक वगैरह भी हो, बहुत सारी चीज़ें हों, जहाँ पे हम कोई कंपटीशन कराने लग जाए, स्कूल का ही कंपटीशन होने लग जाए, चाहे गांव वालों का कोई कंपटीशन हो, एज अ प्रधान हम भी कोई कंपटीशन कराने लग जाए, हम कोशिश करेंगे कि बड़ा ग्राउंड हो। बड़ा ग्राउंड ना होते छोटा ग्राउंड भी अगर हो जाए कहीं से, हमारी कोशिशें रहेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है शिक्षा को लेकर, जिस तरह से अगर आप प्रधान चुन के आते हैं, तो क्या बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, शक्तिकरण के लिए क्या करना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं हमेशा से शुरुआत से मेरी कोशिश यही रही है। मैं काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ और शुरुआत से मैं फ्री एजुकेशन बच्चों को दे रहा था। फिर कुछ समय मैंने बीच में बंद कर दिया था। अभी हाल ही पिछले साल मेरे पास महाराष्ट्र की एक एनजीओ है, मासूम एनजीओ, अभी उत्तराखंड में रनिंग में है। तो वो हमारे पास आए, उन्हें कहीं से पता चला कि ये समाज सेवा करता है, इस तरीके से शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो वो हमारे पास आए, हमारे साथ बात करी उन्होंने। तो उनका जो वो लेके आए थे हमारे पास, उनका कहना है था बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी 10वीं नहीं हो पाती है, पढ़ाई की ना घर वालों की वजह से हो लो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, और इस वजह से वो आए थे 10वीं पास उत्तराखंड बोर्ड से कराने के लिए, 12वीं पास कराने के लिए। और अगर उन्होंने ये भी बोला हमें कि आने वाले समय में अगर कोई यहाँ से हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन भी करना चाहेगा और हमें लगा कि इसकी स्किल्स अच्छी है पढ़ने में, इसका रुझान है पढ़ाई की ओर, तो हमें आने वाले समय में अगर कोई ग्रेजुएशन भी करना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से करा दे। तो हमारी उनसे अभी भी बात हुई है ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी युवाओं के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए। और उसमें एज का कोई रोल नहीं था कि इतनी एज का ही पढ़ सकता है, कि कोई कितनी भी एज का हो, वो 10वीं करना चाह रहा हो या फिर 12वीं करना चाह रहा हो, तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान दिए थे इस तरीके के कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारी तो कोशिश यही है माँ बहनों के लिए, हमारी खासकर हमारी न्यू जनरेशन के लिए, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बहुत अच्छी जगह। हमारे यहाँ से, हमारे एरिया से, जैसे भुट्टी में हाजी जी की लड़की है, अभी वो जज बनी है, हमें इतनी खुशी हुई। हम चाहते हैं कि हमारे घर से भी कोई निकले। पहली उत्तराखंड के अंदर पहली शिमला बाईपास रोड पछवा दून की पहली एक ऐसी लड़की जिसे गोल्ड मेडल मिला है डीएवी कॉलेज से, और हमें इस बात को सुन के इतनी खुशी हुई। और हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई और एक ऐसे परिवार से पढ़ी हुई जो इतना डेवलप परिवार में था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, अपने आप को डेवलप करा, अपने बच्चों को पढ़ा। तो हमारी कोशिशें भी यही है। और स्पेशल महिलाओं के लिए तो हमने स्वास्थ्य के लिए सोचा हुआ है। हमारे यहाँ से महिलाएं, कोई जच्चा बच्चा महिला है, कोई ऐसी महिला है जो पेट से है, बेचारी परेशान है, गरीब है, बहुत सारे, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है किसके लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए या फिर किसी डॉक्टर के लिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों के लिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा जच्चा बच्चा केंद्र हो जहाँ लेडीज़ के लिए फुल फैसिलिटी हो, लेडीज़ ही डॉक्टर हो वहाँ पे, और लेडीज़ के लिए ही फुल फैसिलिटी हो, उनके लिए अल्ट्रासाउंड की, उनके चेकअप की, उनके लिए जो भी प्रक्रिया होती है इस मामले में, वो सारी की सारी प्रोवाइड हो। वेरी गुड। तो सर, आपकी कोई अपील है सरकार से या शासन प्रशासन से या किसी अधिकारी से, तो आप अपनी अपील बता सकते हैं। मेरी अपील तो बहुत सारी है। अभी हम किसी पद पे नहीं है, हम कोशिश से पहले भी करी है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने अपील डाली थी। सबसे पहली अपील जो मुझे नज़र आई है काम को लेकर के, धरातल का जो काम है, उस धरातल के काम को लेकर के मुझे जो समझ में आता है, जैसे हमारे यहाँ भी रोड है, अब हमें एक बात समझ में नहीं आती है, हमारा एक समाज है, समाज की कुछ रिक्वायरमेंट जैसे कि रोड है, रोड के साथ में नाली भी होना जरूरी है, और फिर उसके साथ में पेड़ वेड़ भी लगाना जरूरी है। तो काफी समय से रोड का काम भी अटका हुआ है। सन 2014 से लेके अब तक पीडब्ल्यूडी की ये वाली रोड बन रही थी। सरकार से मैं अपील भी कर रहा हूँ, और एक सवाल भी है हमारी पीड़ा भरा सवाल है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में, हमारे बगल से ही अरबों रुपए की लागत का एक हाईवे बन रहा है। अच्छा। और 1 किलोमीटर की रोड के लिए क्या हमारे यहाँ बजट नहीं है? सरकार से एक क्वेश्चन भी है और ये हमारी अपील भी है। अपील ये है कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कभी यहाँ आइए। हमने वीडियो भी बना के डाली हुई सरकार से अपील करने के लिए, आप कभी यहाँ आइए और आप देखें आकर के कि हमारे एरिया में कितनी सारी दिक्कतों, हमारे लोग पिछले 10-15 साल से कितनी दिक्कतों का परेशान। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको वोट दें तो अपनी सारी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह को आपको? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा जनता से कि आप लोग, अगर आप लोगों के मन में हमेशा से ये सवाल होता है, जैसे प्रधानी का इलेक्शन हो जाता है, जनता के मन में हमेशा ये सवाल होता है कि यार कोई अच्छा कैंडिडेट आए, ऐसा कैंडिडेट जो हमेशा बस काम और काम की बात करे, यहाँ ये ना हो बीच में कोई और कटाक्ष आ जाए बीच में। तो हम ये चाह रहे हैं कि जनता से, जब आपके मन में हमेशा ये सवाल उठता है, तो एक बार ऐसे पढ़े लिखे युवा के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा और भरोसा जताएं एक बार। और मैं यकीन दिलाता हूँ हमारा शुरुआती जो काम होगा, सबसे पहले खुली बैठकें
सबसे पहले जो इकाई है, इकाई पे वर्क होगा। पहले खुली बैठकें होंगी और उस खुली बैठकों में पहली खुली बैठक में ये प्रस्ताव सेट करा जाएगा कि भाई किस किस तरीके से कौन कौन से काम होने हैं। और दूसरा, और सरकार से जो अपील वाली बात आप बोल रहे थे, मेरी जनता से अपील है, यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, गांव ग्रामीण एरिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं जी। मेरी तो खुद की इच्छा है, चाहे हम इलेक्शन जीते और चाहे हम इलेक्शन हारे, पहले तो इस हमारे अंडर जो सिसमवाड़ा के अंडर स्कूल आ रहे हैं, चाहे तो वो सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से हम ले गए, चाहे हम अपने गांव वालों के साथ मीटिंग करके बात करके अपने गांव वाले से कोई चंदा इकट्ठा करें, हमने अपने स्किलों को डेवलप करना है, डिजिटल स्कूल बनाने हैं। यानी कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता होगा शिक्षा का लेवल अभी कहाँ है। इस समय शिक्षा एआई का जमाना है। ये मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी काफी समय से स्टडी कर रहा हूँ एआई के ऊपर, मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय पेन का जमाना खत्म हो गया है। आप जो बोलोगे आपके सामने आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल जो सरकारी स्कूल है, जहाँ गरीब तबके के बच्चे पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक तो स्कूल में लाइब्रेरी के साथ साथ कंप्यूटर लैब, और वहाँ पे एक ऐसी जगह भी मुतय्यन होनी चाहिए जिस जगह पे इसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ बच्चों को सिखाया जाए, कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट हो। यानी कि जो शिक्षा का जमाने के साथ स्तर है, हम इस समय हमारी जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा का जो स्तर है वो जमाने के साथ साथ लेवल किया जाए। वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे इफ्तिखार सर, आज आपने उनके विचार सुने और जो उन्होंने सरकार से अपील और क्वेश्चन रखा है साथ में, तो वाकई में बहुत हैरत वाली बात है जो उन्होंने आज बताया है कि उनके यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थोड़े से ध्यान देने की बात है। गांव स्वच्छ हो सकता है, साफ हो सकता है, कूड़े के लिए जो यहाँ पर परेशानी है वो परेशानी दूर हो सकती है। मैं सरकार से भी यही अपील करूँगी कि सर की बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी बात पे गौर किया जाए, और साथ में यहाँ की जनता से अपील करूँगी कि इफ्तिखार सर को वोट दें, क्योंकि एक युवा है, युवा साथी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आपका साथ देंगे, आपका विकास का कार्य अच्छा होगा। तो मैं यही अपील करती हूँ कि सर को वोट दें, बहुमूल्य वोटों से जिताएं। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैम। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ कोई नई न्यूज दिखाएंगे। देखते रहिए माहिरा और आदि के साथ उत्तराखंड जनता की आवाज़।